जब दुनिया भर के बाजारों में महंगाई दर बढ़ने और ट्रेड वॉर होने के खतरे हों और देश में ग्रोथ को लेकर थोड़े सवाल हों और साथ ही चुनाव को लेकर अनिश्चितताएं हों, तो फिर ऐसे में बाजार हमारे कैसे रहेंगे, इकोनॉमी हमारा कैसा प्रदर्शन करेगी और वो क्या ट्रिगर्स होंगे जिनके दम पर आपको दुनिया भर के बाजारों को और हिंदुस्तान के बाजारों को देखना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए एक ऐसी भरोसेमंद आवाज़ जिसमें बड़े लॉजिक के साथ, तर्क के साथ ये बात कहने की हिम्मत हो कि हाँ बाजार ऐसे ही रहेंगे और साफ सुथरे अंदाज में कहने की हिम्मत हो। तो जी हाँ, हमारे साथ बाजार की ऐसी एक खास शख्सियत, खास व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जो अपनी बात अपने अंदाज में कहने के लिए जाने जाते हैं और खुलकर कहते हैं। ये हम बात करें फर्स्ट ग्लोबल के चेयरमैन और फाउंडर शंकर शर्मा साहब से। शंकर सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू। माहौल एकदम परफेक्ट है आप जैसे व्यक्तित्व से बात करने के लिए कि बहुत कुछ है बात करने के लिए इस वक्त बाजार में भी और बाजार के बाद भी। आप दो बात करें, माहौल बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद पूर्ण विराम और आप जैसे शख्स के साथ बात करने की, तो माहौल परफेक्ट है क्या? बिल्कुल परफेक्ट है और इस बात के लिए परफेक्ट है। मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत उस माहौल पर आने से पहले मैं एक बार बाजार के माहौल पर बात करूँ। और आप ज़्यादातर वक्त दुबई में बिताते हैं और ऐसी जगह है वो जहाँ से आप दुनिया भर के बाजारों पर कोई शायद ऐसा कोई बाजार छूटे ना आपसे जिस पर आप नज़र ना रखें, क्योंकि हिंदुस्तान की तो पकड़ है ही और दुनिया भर के बाजारों की भी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात अभी जो लोगों के मन में लग रही कि ये ट्रेड वॉर का होगा क्या। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ। देखिए, अब मतलब अभी भी उन्होंने 25% बढ़ा दिया चाइनीज गुड्स पे, मेरे ख्याल कल की खबर है। कल की खबर है। एंड अब रिटेलिएशन में शायद इंडिया ने भी कुछ बढ़ाए हैं ड्यूटीज़। ओवरऑल ये चीज़ अच्छी तो नहीं है, कोई नहीं कह सकता ये चीज़ अच्छी है। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो इंसान कुछ भी कहें, लेकिन मेरा एक मानना ये है दैट आप उनसे सहमत हो या नहीं हो उनके पॉलिसीज के प्रति, लेकिन उनके मन में एक चीज़ है कि मैं जो भी पॉलिसी बनाऊंगा वो खुद के लिए नहीं बनाऊंगा, खुद को प्रोजेक्शन करने के लिए नहीं बनाऊंगा सिर्फ अमेरिका के हित के लिए। मुझे सेकेंड टर्म मिले ना मिले, ये बात तो मेरे G7 के जो भाई बंधु थे उनसे मेरी दोस्ती टूट जाए, चाइना से जो है वो टूट जाए, रशिया से टूट जाए, जिससे भी टूटना टूट जाए, लेकिन मैं करूंगा वही जो मैं समझता हूं अमेरिका के लिए सही है। अमेरिका फर्स्ट। सो वॉट एवर ही हैज प्रॉमिस्ड ही इज डिलीवरिंग, वेदर यू अग्री, यू लाइक, यू डिसएग्री, इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। अभी तक सारी चीजें, जैसे एक कोई बोइंग प्लेन के कोई ऑर्डर कहीं फंसे हुए थे मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री में, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन उठा के वहां के अमीर से बात की और कहा भाई ऑर्डर प्लेस करो, नहीं तो ऑर्डर प्लेस हुआ। अब आप ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट का यही काम है क्या कि कोई प्राइवेट कंपनी के लिए जाके जेट की डील करे जी। अब इसमें दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन भाई इंसान एक सोच के कर रहा है कि देश को आगे बढ़ाना है, उसके अंतर्गत ये ट्रेड वॉर हो रहा है या एटलीस्ट टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं कि अमेरिका क्यों फ्री में इंपोर्ट करता रहे और आप अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर लगाओ। लॉजिकली बात तो ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन जिस तरह से वो किम जोंग से भी झगड़ा कर रहे थे और सब कुछ हुआ और बाद में बातचीत करके सब सुलझा लिया, अब लगता है शांति होगी, राइट? क्या ट्रेड वॉर का भी अंजाम वही होगा? हो सकता है। मैं तो दूसरी बात कहता हूं साहब कि अगर दुनिया में अमेरिका और रशिया की दोस्ती हो ही गई है। अभी बहुत बातें भी है कि इलेक्शन में बड़ा मदद हुआ, ये भी बात हुई कि साहब ने कहा कि G7 को G8 करो, उनको क्यों निकाला हुआ है। हो गई बात वहां पर यूक्रेन में जो थी, बहुत पुरानी बात गई, रात गई जी। तो अगर अमेरिका रशिया के लिए बैटिंग कर सकता है, और मैं तो यही कहता हूं कि जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान, जर्मनी, अमेरिका तीन कॉर्नर में खड़े थे, उसके जस्ट वॉर के बाद सारे दोस्त हो गए। अब याद भी नहीं किसी को कि इतनी बड़ी दुश्मनी थी, करोड़ों लोग मरे, लाखों लोग मारे गए एक दूसरे साइड पे जी। तो फिर ये ट्रेड वॉर मेरे हिसाब से अगर ग्लोबल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है साहब। तो शंकर सर, फिर FIs का मूड खराब क्यों है हिंदुस्तान को लेकर? वो ये हमारी एक गलत धारणा है। मेरा मानना है कि FIs का जो मूड है, नजरिया, वो हिंदुस्तान के प्रति कोई विशेष खराब नहीं है। एक ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के प्रति एक मूड सावर हुआ है पिछले 2-3 महीने में, जब से डॉलर सडनली स्ट्रेंथन किया अगेंस्ट ऑल इमर्जिंग करेंसीज। ये एक सिंपल करेंसी के चलते ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स की छवि पर थोड़ा बहुत मतलब
लेट्स से धूमिल हुआ है। इसके इंडिया को हम बहुत पर्सनलाइज करके देखते हैं कि ये हमारा बेचा तो हमारे लिए वो कुछ कह रहे हैं। वी आर वेरी पर्सनली, वी टेक एवरीथिंग वेरी पर्सनली, कुछ ज्यादा ही स्वाभिमान कुछ ज्यादा ही हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के प्रति एक लेट्स से व्यू हैज चेंज्ड, एंड उसके अंतर्गत इंडिया में ऑब्वियसली देयर विल बी सम सेलिंग विदाउट एनी डाउट। पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था सर, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि इस तेजी का हीरो कौन है, सुपरस्टार कौन है। बोले न कोई ग्रोथ है, न कोई सरकार है, न कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज दरें हैं। करेक्ट। तो क्या विलेन बनने की तैयारी है ब्याज दरों की अब? दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि ऑयल प्राइस में, करेक्ट, अगर आपको याद होगा, हाँ मुझे याद है बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त तेजी की बात की थी। मीटिंग जब हुई थी हमारी, तो हमने कहा था कि इस क्षेत्र के लिए तो अच्छा होगा, हिंदुस्तान के लिए हुआ कि नहीं होगा। जब हम बहरीन में मुलाकात जी बिल्कुल, तो हमने कहा था कि, और वो मेरे ख्याल 4-6 महीने पहले की बात होगी। जी बिल्कुल, दिसंबर की बात। दिसंबर की बात। मैंने कहा था ऑयल में मुझे तेजी नजर आती है, और तेजी उसके बाद से हुआ ही है। मैंने कहा था कि इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन जहां बैठ के हम बात कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है। करेक्ट। तो एंड ऑयल से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट्स हैं, और इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली आरबीआई ने एक सही मूव किया, मेरे ख्याल से प्रॉब्ली लिटिल लेट भी किया हो। अच्छा, हाँ हो सकता है, मेरा ये मानना है, लिटिल बिहाइंड द कर्व, बट दैट्स ओके, कोई सी परफेक्शन नहीं हो सकती दुनिया में। उन्होंने एक अच्छा मूव किया है। प्रॉब्लम है कि ऑयल की प्राइसेस को लेके देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड आई माय कंसर्न ये है कि जो ऑयल की जो गेन्स थी उसको तो हम यूज कर गए, ये सोच के कि ये परमानेंट गेन्स है। हाँ। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको एक लॉटरी लग जाए कल, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? हाँ, मतलब कुछ वन टाइम ऐसा बड़ा खर्चा कर दें, और साथ ही कुछ ऐसे खर्चे बांध दें जो हर महीने हो, कि कमाई आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। बट ऐसा तो एक लगी दूसरी भी लगेगी लॉटरी। लेकिन अगर सेंसिबल होंगे आप, जो कि आप हैं, तो आप इसको एक फंड में डालेंगे, रेगुलर इनकम आती है, कि रेगुलर इनकम आ जाए, इसको टच नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये आ भी सकता है, अगली बार जा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑयल को हमें एक लॉटरी की तरह देखना चाहिए था, उसको खर्चे इतने भी हमने नहीं बांधने चाहिए थे। अब उसको बांधने से क्या हो गया कि अब ऑयल के प्राइस हम कट नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वो कट करेंगे तो बेसिकली हमारे एक्साइज पे ये फर्क पड़ता है, उसके चलते फिस्कल डेफिसिट पे इफेक्ट होता है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन पैदा हो गई है सरकार के लिए, लेट्स फेस इट, एंड इंटरेस्ट रेट्स have risen. If oil price goes up, they will definitely rise. I think वो एक जो हीरो था, विलन तो नहीं बोलूंगा, लेट्स से वो एक एटलीस्ट पॉकेट मार के लेवल का विलन बन चुका है। अच्छा, मतलब इतना डरना नहीं है फिलहाल, पॉकेट मार के लेवल का है सर। अभी देखेंगे कि उसके पहले माफिया डॉन बनता है कि नहीं बनता। लेकिन ब्याज दरें तो अमेरिका में भी बढ़ रही है, यूरोप में भी अब बढ़ने के संकेत आ गए, और हमारे यहाँ भी तो दुनिया भर में बढ़ेगी। तो इक्विटी की तेजी पर फुल स्टॉप। ये देखिए, बड़ी ये अच्छा आपने पॉइंट निकाला है कि ये बात सही है कि इंटरेस्ट रेट घटने पे बुल मार्केट होता है, राइट। बट ये बात नेसेसरली सही नहीं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे बुल मार्केट खत्म हो जाता है। खत्म होता है, लेकिन ये कई बार दोनों चीज साथ भी चल सकती हैं, कि रेट्स भी बढ़ें, क्योंकि रेट्स बढ़ने का मतलब ये होता है कि देयर इज स्ट्रांग ग्रोथ। बेसिकली रेट्स कब बढ़ेंगे? कि when we expect growth to be strong and continuing, because of that there is inflation risk, and because of that I am raising rates. यही सिंपल लॉजिक है। तो स्ट्रांग ग्रोथ अपने आप में एक मार्केट को ऊपर तक लेके जा सकता है, जब तक कि इंटरेस्ट रेट्स एक सर्टेन लेवल तक ना पहुंचे। वो पहुंचने के बाद देन दैट इक्वेशन विल कोलैप्स। आई डोंट थिंक ग्लोबली मार्केट वहां पहुंची है कि रेट हाइक के चलते बेयर मार्केट हो जाए। अच्छा, तो उतना डरना नहीं है, उतना डरना नहीं है। एट सम पॉइंट हो सकता है, फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं है। कुछ सालों पहले तक तो शंकर सर को खाली ये समझा जाता था कि बेर हैं, बड़े बेर हैं। 10 साल पहले, 8-10 साल पहले की बात। लेकिन 10 साल पहले से 2008 नाम का कुछ एक वाक्य हुआ था, राइट। सर मैं बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं 2008 में तेजी की बात करता रहूं सर। बिल्कुल। उसके बाद तो आपने कई बार तेजी की भी बात की, मंदी की भी बात की, और अब धीमे धीमे आपकी इमेज वो हो गई कि शंकर सर कॉन्ट्रा कॉल बहुत तगड़ा लेते हैं। तो एक्चुअली मैं कॉन्ट्रा कॉल लेता ही नहीं हूं। कॉन्ट्रा तो वो लेते हैं जो रियलिटी को देख के भी अनदेखा करते हैं। मैं तो रियलिटी को देखता हूं, मुझे रियलिटी नजर आती है कि तेजी है। पिछले 4 साल से मैं कह रहा हूं तेजी है, स्मॉल कैप में तेजी है। अब आप बता दें, उसमें मैं जबरदस्ती को कहूं कि मंदी है। जिस दिन नजर आएगा बेशक बोलूंगा भी। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। फिलहाल नहीं है। आपकी स्मॉल कैप वाली स्टोरी पे मैं आऊंगा, उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, फिर हमारे हिंदुस्तान के मार्केट
अब से लेकर 1 साल तक, इलेक्शन तक, जो बड़े अगली इवेंट है 9 महीने। 1 साल है क्या इलेक्शन? 9 महीना। सर आप तो दिल्ली में रहते, क्या आप क्या खबर लाए वहां से? इलेक्शन तो समय पे ही होंगे ऐसा लगता है, तो अभी तक तो यही मानकर चल रहे हैं जी। तो तब तक मार्केट क्या रहेंगे, बुलिश, बेरिश या फिर बोरिश? कुछ नहीं होगा। मार्केट बोरिश नहीं हो सकते सर। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मार्केट बड़ी अच्छी चीज़ है, कि मैं तो टीवी भी नहीं देखता, पिक्चर भी बहुत कम देखता हूँ आजकल, मार्केट ही इनफ है सर एंटरटेनमेंट के लिए। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल से मार्केट ब्रॉडली ठीक रहेंगे। कोई मैं बेरिश नहीं हूँ एट ऑल इलेक्शन को लेके। इलेक्शन के नतीजों के ऊपर क्या होगा वो एक अलग चर्चा का विषय है, बट इलेक्शन रनिंग अप टू द इलेक्शन आई थिंक मार्केट्स विल बी बाय एंड लार्ज ओके, दे वोंट बी ग्रेट। इनफैक्ट अगर आप दूसरी तरह से देखें, नहीं, लेकिन वो तो तब होंगे जब लोगों को लगे यही सरकार फिर से बनेगी, तभी बाजार खराब ना हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर सरकार बदलने की संभावना हो तो बाजार फिर तो थोड़ा तो शंकर सर टेंशन में, प्रेशर में आएगा, नहीं लगता? मैं बोलता आ भी जाए तो क्या है, 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, और क्या होगा इससे ज्यादा? रिजल्ट के दिन उतना डर नहीं है, डर रिजल्ट के दिन तक पहुंचने तक का है। मेरे हिसाब से रिजल्ट के दिन ही जो होना है होगा। ओके, हाँ, तब तक कुछ नहीं, तब तक आराम से हम वक्त निकाल लेंगे। तब तक मेरे हिसाब से आपको उसके 2 महीने 3 महीने पहले यू शुड बी लिक्विड। राइट। मेरा एक मानना है, शुड बी लिक्विड, यू शुड हैव सम कैश, बिकॉज मेरा ये मानना है जैसे भी हो बनेगी कोई कॉलिशन की सरकार, चाहे बीजेपी के सपोर्ट से बने, बीजेपी से बने या दूसरे साइड से बने, बिकॉज आंकड़े नहीं ये कहते कि मेजॉरिटी फिर मिलना मुश्किल है। लेट्स फेस इट, एंड इट्स नथिंग टू डू अगर कांग्रेस भी अगर 282 सीट, अभी आज तो खैर 282 भी नहीं, 270 71 पे आ गए हैं जी, मैं फिर भी बोलता हूं ये रिजल्ट्स रेप्लिकेबल नहीं है। पार्टी को भूल जाए आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ डेटा के ऊपर चले। ओके। जो 2014 के नतीजे थे वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट थे, उस रिजल्ट को वापस रेप्लिकेट होने में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन कम मेजोरिटी से, मतलब मेजोरिटी तो नहीं है, मतलब लेट्स पुट इट दिस वे, दे विल हैव टू टेक मोर सपोर्ट फ्रॉम एलाइज एंड ऑल दैट। मार्केट के लिए वो भी एक नेगेटिव है, और मार्केट भी ये भी नेगेटिव कि दूसरे पक्ष के लोग भी एलाइज को लेके सरकार बनाए। सो इन दोनों सूरतों में मेरा ये मानना है कि 2019 के नतीजे मार्केट को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे वो बीजेपी से बने या बीजेपी के बिना बने, इट इज इररिलेवेंट। तो फिर वो हल्का होना है, जो लिक्विड में आना है जी, वो अभी से आना है कि उसी वक्त इंतजार? मेरा ये मानना है मार्केट इतनी पहले से चीजों को डिस्काउंट नहीं करता, तो बीच में बहुत चीजें हो सकती हैं, एंड इन पॉलिटिक्स 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम एज वी ऑल से, राइट? तो इतना भी कोई लंबा व्यू नहीं लेना चाहिए। आई थिंक क्लोजर टू दैट यू शुड रिमेन लिक्विड, बट अभी प्रीमैच्योर होगा। एक चीज जो पिछले 4-5 सालों में जो हुई हिंदुस्तान में, जो शायद हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी हुई, कि लोगों को धीमे धीमे बाजार में कॉन्फिडेंस आ रहा है, पैसा लगाना सीख रहे हैं, और सही तरीके से जी, वो चाहे म्यूचुअल फंड्स हों, उनके जरिए बाजार में आना सीख रहे हैं। तो अब चूंकि बड़ी इवेंट सामने है, और बाजारों के लिए, हिंदुस्तान के बाजारों के लिए जो चूंकि सबसे बड़ी है, उन्हें क्या करना चाहिए जिनका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया जरिया है, और खास करके एसआईपी जो एक चीज़ है वो एक फोर्सिबली आपको एक सर्टन वे में इन्वेस्ट करने पे मजबूर करता है। तो इर्रिस्पेक्टिव मार्केट लेवल आप एवरेज आउट करके, बाय एंड लार्ज इक्विटी मार्केट्स हैव सर्वाइव्ड 25 इयर्स ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट। ऐसी क्या बात है, हमारे बेस्ट पीरियड 91 से 2014 तक रहे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मतलब हमने अपने करियर की शुरुआत की अराउंड 90, नसीब से उसके बाद फिर मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट का ईरा आया, और क्या प्रोग्रेस हुआ है हिंदुस्तान में, जहाँ फ़ोनों की लाइन लगते थे, गाड़ियों की लाइन लगती थी, एलपीजी की लाइन लगती थी, अब मतलब कि आप वो लाइन लगाते हैं हमारे पास। सही बात है। तो कितना बदल गया हिंदुस्तान इसी कॉलिशन ईरा में। तो मैं उसके लिए मेरे को कोई चिंता नहीं है। इन्वेस्टर्स शुड लुक पास्ट दैट, दे शुड इन्वेस्ट विद द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया विल प्रॉस्पर, इररिस्पेक्टिव वेदर वन पार्टी प्रॉस्पर्स और अनदर पार्टी प्रॉस्पर्स। हमें उनसे क्या लेना देना साहब? एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी आर इंटरेस्टेड इन इंडिया प्रॉस्पेरिंग ना। वो किसके माध्यम से हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है साहब? इंडिया विल प्रॉस्पर, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो एसआईपी रूट इज अ वेरी वेरी गुड। और ये प्रॉस्पेरिटी 2-5 साल की नहीं है अभी तो सर। क्या हुआ भी क्या सर, अभी भी कई मापदंडों, कोई भी सरकार आए, आप सर प्रमाण पे चले, आंकड़ों पे चले ना सर। भाई, मोस्ट अनस्टेबल गवर्नमेंट इन इंडिया वी हैव सीन इज 96 to 98 व्हिच वाज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, राइट? यहाँ मेरे ख्याल 2 या 3 प्रधानमंत्री बदले। उस वक्त भी जीडीपी ग्रोथ वाज 7.8 to 8%।
वो भी पुरानी सीरीज पर। वो पुरानी सीरीज पे सर। हाँ। आप सोचो सर, 8%, 3 प्रधानमंत्री बदले हों 2 साल में, और उसके बीच में वो एशियन क्राइसिस भी आ गया। इट वाज नॉट एन इजी पीरियड। सारी चीजों को देख के आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया में इतनी भी कोई टैलेंट की डर्थ नहीं है कि सरकार नहीं चलेगी, या कोई दूसरी पार्टी आएगी, या बीजेपी विद अनदर कोalition पार्टनर आएगा तो सरकार नहीं चलेगी? मेरा मानना है वी शुड रिमूव दिस, बिकॉज डेटा यही कहता है सर, कोई भी हो, ऑल विश वेल फॉर द कंट्री। All prime ministers of India historically have always done well for India. They wish well for India. तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस लेना ही पड़ेगा साहब। अच्छा, एक चीज जो 2008 के बाद और बदली है हिंदुस्तान में जी, वो आपको लेकर बदली है कि शंकर सर लार्ज के बड़े दिग्गज स्टॉक्स मार्केट इन पर राय रखने वाले अचानक से धीमे धीमे स्मॉल कैप शेयरों की दुनिया में शिफ्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ सर, और कैसे हुआ ये? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वो इसलिए शिफ्ट हो गए सर कि मेरा ये मानना था 2009-10 के बाद कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, टू रिप्लिकेट जो प्रीवियस ईरा का ग्रोथ था, जहाँ हम नियरली 8% CAGR पुराने सीरीज पे चले थे, वो होना मुश्किल होगा। बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट्स फेस इट, ग्लोबली प्रॉब्लम, इंडिया में प्रॉब्लम है। सो देयरफॉर बड़ी कंपनियों को एक बिग इकोनॉमिक पुश चाहिए नेचुरली, बट छोटी कंपनियों को मैक्रो इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में काम करके अच्छा कमा सकते हैं। तो वहाँ पर एक ब्रॉड व्यू लिया हमने, और फ्रैंकली दैट व्यू हैज़ बीन बाय गॉड्स ग्रेस इट हैज़ वर्कड आउट वेरी वेल, बिकॉज शेयर सब सारे अगर देखिए 2009, 10, 11, 12, 13 के शेयर मतलब 50-100 टाइम्स हो गए सारे। जो बड़ी खास बातें जब आप किसी स्मॉल कैप कंपनी को चुनते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले शंकर शर्मा के मन में डर क्या होता है किसी स्मॉल कंपनी के शेयर में पैसा लगाने के पहले? कि इसमें एग्जिट ही नहीं मिलेगा कभी। अच्छा, जब मैं बेचने जाऊंगा तो बिकेगा नहीं? सर, इट्स लाइक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग। वेंचर कैपिटल में जीरो लिक्विडिटी है, यहाँ पर हो सकता थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत हो, बट वो साइज के हिसाब से आप जितनी उसमें डालेंगे उस हिसाब से कोई खास लिक्विडिटी नहीं होती है। तो लिक्विडिटी इन कंपनियों में सबसे बड़ा रिस्क होता है, एंड वो लिक्विडिटी तब आएगी जब कंपनियां अच्छी करेंगी। देन ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी, बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट आता है, लोग फिर ज़्यादा उसके शेयरों को लेते बेचते हैं। लेकिन अगर नहीं कंपनी ठीक कर पाई तो लिक्विडिटी विल ड्राई अप। तो ये आपको जब एग्जिट चाहिए होगा जब नहीं ठीक कर रही हो, और उसी वक्त आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। तो फिर आप एग्जिट कब करते हैं? लाइक आई सेड कि इन्वेस्टिंग में तो सर नसीब का बहुत बड़ा खेल है। आपको आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अल्टीमेटली कंपनियों का जो एक अपना भी एक कर्म वाकई है। में आप ऐसा कहें, मुझे थोड़ा कम भरोसा हो रहा है, क्योंकि जितनी मेहनत, हार्ड वर्किंग, पढ़ाई, समय जो आप देते होंगे, तो उसके बाद तो नसीब वाला फैक्टर बहुत कम रह जाता होगा। इसकी कोशिश करते हैं कम रह जाए, लेकिन रहता है। और मैं एक ही बात कहूंगा, क्यों मैं हमेशा कहता हूं, टू मेक 100% इन द मार्केट इज ऑल अबाउट स्किल, बट टू मेक 1000% इट्स लार्जली अबाउट लक। अगर आपको पैसा 10 गुना करना है तो फिर तो वो सर, वो कंपनी, प्रमोटर, प्रोडक्ट हिट हो गया मार्केट में, मतलब वो सारी चीजें, बहुत फैक्टर जो आपने उस वक्त सोचा भी नहीं था। अब अमेजोन को थोड़ा मालूम था कि यहां पर पहुंच जाएगी कंपनी। अभी हम परसों ये शो कर रहे थे कि इन्फोसिस की हैप्पी बर्थडे, 25 साल हो गए। उनकी बात कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो अभी अगर सपोज शंकर सर मुझे आज ये पता लगाना है, ये मैं सोचूं कि आज ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 25 साल बाद वाला आज का इन्फोसिस बन सकता है, वो कैसे पता लगाऊं? नसीब है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, इन्फोसिस तो खुद नहीं मालूम था सर कि यहाँ पहुंच जाएगी कंपनी। आप पूछिए नारायण मूर्ति से, नंदन निलेकानी से, ये बात तो सही। उनकी सारी काबिलियत को मैं एक साइड रख दूं, लेकिन आप उनसे पूछ लो, जब कंपनी बंद हो रही थी 8 साल फॉर्मेशन के बाद, बंद होने के कगार पे थी, नारायण मूर्ति साहब ने सबको कहा कि जब अपने शेयर हमको भेज दो। सब हंस रहे थे कि आपके पास कहाँ पैसे लेने के लिए। तो उनकी जीवनी आप पढ़ लीजिए, सामने पब्लिक इंफॉर्मेशन है। वहां से ये कंपनी 20-25-50 बिलियन डॉलर की कंपनी हो जाएगी सर, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो हम एज इन्वेस्टर्स कैसे सोच सकते हैं? वहां नसीब का फैक्टर आता है। लेकिन चलिए, वो कंपनी कौन सी होगी वो तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो कंपनी या वो बिजनेस कौन सा होगा, कौन सा सेक्टर होंगे जो 10, 15, 20 साल तक रहेंगे, खासतौर से उस माहौल में जब टेक्नोलॉजी कब कौन से बिजनेस को खत्म कर दे, कौन से प्रोडक्ट को खत्म कर दे, आजकल सबसे बड़ा डर वो है जी। तो 10-20 साल के आगे का व्यू किस तरह से ले जाए? मैं कहता हूँ मार्केट में इतना लंबा व्यू लेने की कोई जरूरत ही नहीं है।
पहली बात है कि मतलब उस चीज पे काम करें ना सर जिसका कोई फायदा हो। सर हम कोई फ्यूचरोलॉजिस्ट तो है नहीं, जब हमें कोई किताब लिखनी है कि भाई दुनिया 50 साल के बाद क्या होगी नहीं होगी। हमें तो देखना है कि सर साल 2 साल 3 साल का व्यू आप लें, उसके ऊपर की जरूरत ही नहीं है। और उस वक्त अगर सारी चीजें बरकरार हैं, ठीक है, तो फिर अगले 2 साल का व्यू लेंगे, अगर नहीं है तो निकल जाएंगे। तो वी कैन नॉट गेट इन टू दैट ट्रैप कि यार कौन सी इंडस्ट्री 20 साल के बाद सर्वाइव करेगी। अभी तो आप देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि अब जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, सारी चीजें ठीक चल रही थी, अब सडनली ये जो राइड शेयरिंग वाली चीज आ गई, उबर आ गए और ओला आ गए, अब देखिए तो मेट्रो में कार सेल्स आर डाउन। करेक्ट। अभी सडनली एक फैक्टर आ गया है जिसके चलते लोग कहते हैं यार दूसरी गाड़ी क्यों खरीदे, एक गाड़ी इनफ है। पहले था कि 2 गाड़ी, हस्बैंड वाइफ या बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया तो वो भी लेगा, 2 कार 3 कार। अब एटलीस्ट टू माई माइंड 3 कार तो इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। यस। ओके, एवरेज में माइट बी 1.5 कार्स नाउ, राइट। सडनली चेंज हो गया। तो आप देखें आंकड़े अगर ऑटो के, अब ऑटो हमको 15 साल से पसंद है, राइट, लेकिन अब सडनली लगता है कि यार हो सकता है कि अब ये ऑटो का भी बूम टेपर ऑफ हो जाए, क्योंकि लोग फिर गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। और ये नजर आ रहा है कि अब जो सारी ग्रोथ टियर 2 टियर 3 से आ रहा है, टियर 1 में कोई ग्रोथ ही नहीं है। थिंग्स आर टू डायनेमिक, सो इट्स नो पॉइंट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट सो मच आउट इनटू द फ्यूचर। आपने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि सरकार कोई भी हो, कैसे भी हो जी, हिंदुस्तान की ग्रोथ चलेगी, कंजम्पशन रहेगा। साहब मैं कहता हूँ 150 करोड़ आदमी है। अरे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते दातुन करते हैं, साबुन से नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, कुछ भी करते हैं यार। 5% तो वैसे ही साला आप, मैं बोलता हूँ कोई भी ना प्रधानमंत्री तो भी हो जाएगा सर। पॉपुलेशन ही बढ़ रही है। पॉपुलेशन ही 1.5% का पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसमें 5 साढ़े 5 तो सर वैसे ही मिलेगा सर। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? वो सेक्टर कौन से हैं जो सर वही सर तेल साबुन वाले, और क्या। और तो बढ़िया चल रहे हैं सर, उसमें क्या दिक्कत है? एब्सोल्युटली। और वैल्यूशंस भी अच्छे खासे हैं, वो अच्छे खासे ही रहते हैं सर, हमेशा सर मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ, उनमें कभी वो कोई हिंदुस्तान लीवर आपको 20 पीए में इंडिया में नहीं मिलेगा सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर जी, अगले अगर 6-8-9 महीनों में पोर्टफोलियो हल्का करना है जी, तो सबसे पहले हल्का कहाँ होना चाहिए हमें? क्या चीज़ कम रखनी चाहिए पोर्टफोलियो में? जिन कंपनियों में लेवरेज है, बस सिंपल। घटेंगे, बहुत उधार ले रखा है जी, पैसा, डेट काफ़ी है कंपनियों की बैलेंस शीट पर, किसी भी सेक्टर की हो, कोई भी सेक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई स्पेसिफिक सेक्टर ऐसा जो लगता है कि नहीं, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, हमारे माहौल को देखते हुए जहाँ थोड़ा सावधान रहे? देखिए ग्लोबल मार्केट देखते हुए आपका जी कमोडिटी क्षेत्रों पे ही अपने को इफेक्ट होता है। तो जैसे स्टील के स्टॉक्स करेक्ट हो गए, सीमेंट के स्टॉक्स करेक्ट हो गए, तो मतलब वो सब चीज़ें चलती रहती है। बट बाय एंड लार्ज अगर हल्का होना है, रिस्क को कम करना है, लेवरेज वाले स्टॉक्स को आप कम करें गोइंग इनटू द इलेक्शन सीजन। और पसंद क्या करना है, अच्छा क्या रहेगा? नहीं अच्छा, मुझे तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्मॉल कैप के फंड ले लें, बिकॉज एक छोटे निवेशक के लिए उतना मेहनत करना, उतनी बारीकियों में जाना पॉसिबल नहीं है सर। एंड एज वी जस्ट डिस्कस, इसमें बहुत टफ चीज़ है, एक कंपनी निकालने के लिए 100 को रिजेक्ट करना पड़ता है, तो वो किसी के बस का नहीं है। तो आप बड़े एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं जो स्मॉल कैप के अच्छे फंड चलाते हैं, आप उनके थ्रू करें, लेकिन स्मॉल कैप में आपको बहुत फायदा होगा। अब 1-2 पर्सनल सवाल आपसे। जी, फर्स्ट ग्लोबल कब से शुरू किया था आपने? सर 1989 एंड एक्चुअली 1990 के आसपास। जी जी जी। उस जमाने में ये नाम कैसे सूझा आपको? हमने इसलिए ये नाम डाला था कि आवर विजन वॉज टू बी द फर्स्ट ग्लोबल फर्म इन स्टॉक ब्रोकिंग फ्रॉम इंडिया, और उस विजन को बाय 99 हमने रियल कर दिया। बिकॉज आज तक भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज का कोई मेंबर नहीं बना हिंदुस्तान से, वी वर द फर्स्ट। उस वक्त यूएसए में SEC और NASD नैस्डैक के मेंबर कोई नहीं बना, वी वर द फर्स्ट। आज भी हम ग्लोबली शेयर ट्रेड करते हैं, ग्लोबली स्टॉक्स रिसर्च करते हैं, क्योंकि आज तक कोई हिंदुस्तान की कोई फर्म नहीं कर पाई। तो फर्स्ट ग्लोबल का नाम हमने, वो एक विजन था कि यार, और वो विजन, वो शुरुआत कैसे, वो मन में आया कैसे? क्योंकि कहाँ, शायद बिहार से, धनबाद से, जी, वहाँ से मुंबई आकर ये स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, ये काम शुरू करें जी, और वो भी पूरे ग्लोबल लेवल पर सोचे, तो ये थॉट कहाँ से है? मैं वो समझना चाहता हूँ। सर मैं एक ही चीज कहता हूँ अनिल जी कि यार इंडिया में सब लोग और अदर मोस्ट कंपनीज या बिजनेसेस आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि इंडिया में मैं नंबर 1 हो जाऊं, राइट। और मैं कहता हूं यार वर्ल्ड में नंबर 1 बन के दिखाओ ना किसी चीज में, भले पान बेचने में बन जाओ गुटखा में बन जाओ, कोई एक चीज में तो यार नंबर 1 बनो। आज इंडिया
किस क्षेत्र में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल? नथिंग। अब चाइना को देखो, कई कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी बन गई। वी आर नॉट एम्बिशियस इनफ एज ए नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमें एक मार्केट मिल गया है लोकल, हम उसी में एक दूसरे को बेच के सेल्फ ट्रेडिंग करके हम बहुत खुश हैं। बाहर जाते हैं हम हार जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट में होता है, चाहे ओलंपिक्स में होता है, चाहे बिजनेस में होता है। तो मैंने ये कहा यार करना है तो कोई ग्लोबल बेसिस पे करो यार। और मेरे लिए सबसे फख्र की बात तब थी जबकि हम 98, 99, 2000 में इंटेल पे और डेल पे और एप्पल पे हम कहते थे कि ये बाई है, तो उस दिन स्टॉक 5% चलता था। क्या बात है। इन यूएस। वंडरफुल। मैंने कहा इसके बाद मैं पैसे कमाऊं ना कमाऊं, लेकिन ये अगर मैंने किया है तो मैं इस चीज के लिए प्राउड हूं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। काफ़ी लोगों के आप इंस्पिरेशन है, प्रेरणा लेते हैं लोग। 40 साल लगे आपको शंकर शर्मा बनने में? कम से इतना एक्सपीरियंस तो है जी, है ना? मैं इन्वेस्टिंग के 15-16 साल की उम्र से कर रहा हूँ, तो हो गए 55 साल की उम्र हो गई हमारी। तो लगभग 40 साल है जी। जो लोग शंकर शर्मा बनना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मैं एक ही चीज़ कहता हूँ साहब, कि मैं बनूँ या मेरे से बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले भी लोग हैं और काबिलियत में बहुत ज़्यादा है, अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बेडरॉक ऑफ सक्सेस इज ओनली वन। आपने कितनी रीडिंग की है और कितनी रोज करते हैं। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, कुछ भी पढ़े, जो लर्निंग से ही अर्निंग आएगा, और कोई तरीका ही नहीं। अगर और कोई तरीका तो मुझे बता दिए साहब, मुझे तो नजर नहीं आया। आज भी मैं सोने के पहले कोई ना कोई किताब, ये नहीं कि थ्रिलर ये वो तो बहुत कम पढ़ता हूं मैं आजकल, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। आजकल मेरा एक जुनून है मार्केटिंग समझने का, कि मार्केटिंग क्या चीज होती है। हाँ, मैं फाइनेंस की किताब नहीं पढ़ता हूँ, पिछले 10 साल से नहीं पढ़ी मैंने, छोड़ो अभी सब ठीक है। मार्केटिंग के बारे में जीरो है, सोशल मीडिया के बारे में जीरो। अब ये समझना है, हर दिन पढ़ता हूँ मैं 10, 20, 50 पेज पढ़ता हूँ, हर हफ्ते एक बुक खत्म करता हूँ। और वो तो मैं देख रहा हूँ, आपने बहुत लेट से ट्विटर पर शुरू किया अपना अकाउंट। अभी 3 साल पहले स्टार्ट किया सर। और लाखों में फॉलोअर्स भी हो गए सर। वो तो टाइम वेस्ट है सर, उसको ज्यादा सीरियसली ना ले। स्पोर्ट्स लवर है आप जी। आजकल शाम सारे फुटबॉल मैच देखने में भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं फुटबॉलर नहीं था, मैं क्रिकेटर था जी। तो मैं फुटबॉल के सिर्फ लास्ट की जो सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ही देखूंगा, रोज नहीं रोज नहीं देखता हूँ सर। मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई एम टू स्ट्रेस्ड फॉर टाइम टू वॉच स्पोर्ट्स। बिल्कुल। बट शंकर सर, आपको टीवी पर देखना, आपकी बातें सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। और हम एक ही बात कहते हैं, शंकर सर को पसंद करें, कम करें, ज़्यादा करें, आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर टीवी पर शंकर सर है तो रिमोट पर हाथ जाएगा नहीं। इसी बात पे मैंने इस बात पे आपको एक बात कह देता हूँ, मार्केटिंग की एक सीख मैंने सीखी है। जी बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कि योर ब्रांड शुड ऑलवेज पोलराइज। थोड़ा इसको मुझे समझाएं आप। आप कोई भी ब्रांड बना रहे हो ना, चाहे पॉलिटिकल ब्रांड हो चाहे प्रोडक्ट ब्रांड हो, उसके ऊपर आपको ओपिनियन को पोलराइज करना जरूरी है, तभी आप ब्रांड बनोगे। अगर सब लोगों के दिमाग में एवरेज ओपिनियन है आपके बारे में, आप ब्रांड नहीं बन सकते। इंटरेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट की, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की एक बड़ी ब्रांड है। शंकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर बाजार के लिए चुनौतियां तो ढेर सारी है, लेकिन इन चुनौतियों में आपको अपने पोर्टफोलियो को सावधानी से बचाना है, क्योंकि आगे है इलेक्शन का वक्त, और तब आप थोड़े कैश में रहें और सरकार बनने के बाद फिर से लगाएं पैसा। हिंदुस्तान की लंबी कहानी है ग्रोथ की, सरकारें आए जाए, बाजार और तेजी में रहेंगे, ये कहना है फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा साहब का। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।